बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसकी एप्लीकेशंस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, तो उसकी डेफिनेशन आपको मैं रिवाइज करता हूँ पहले। इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल द लिस्ट ऑन हाइड्रोजन स्केल द लिस्ट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हमने क्या किया था, हमने कहा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड्स लगाते जाएंगे, उनका पोटेंशियल नोट करते जाएंगे और उनको पोटेंशियल को नोट करके उनको रिडक्शन पोटेंशियल जो है, क्योंकि पोटेंशियल जो है ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, तो रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का सबसे कम था, उसको सबसे ऊपर लिखा, और बाकी फिर जिनका रिडक्शन पोटेंशियल उससे ज्यादा आया उससे नीचे, उससे ज्यादा नीचे, और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा था, तो फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 2.87 सबसे ज्यादा था। तो ये जो अरेंजमेंट आई थी, ये जो सीरीज आई थी, इसको हमने कहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज का, और फिर हमने ये भी साथ डिस्कस किया था कि उसको याद कैसे रखेंगे, उसका मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था, सेंटेंसेस बताए थे, उसको याद कर लेंगे। तो अब आप देखिएगा आपको एप्लीकेशन समझने में कितनी आसानी होगी। तो पहले इसकी एप्लीकेशन क्या है, प्रेडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि एक रिडॉक्स रिएक्शन दो स्पीशीज के दरमियान होगा या नहीं होगा, इसकी फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी का मतलब होगा या नहीं होगा, तो उसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से कैसे बता सकते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपसे ये कहूं कि जिंक ऑक्सीडाइज हो और कॉपर रिड्यूस हो, क्या ये रिएक्शन होगा? आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख के बताएं, प्रैक्टिकल नहीं करना। तो आप देखेंगे कि जिंक अगर ऑक्सीडाइज हो तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें सीरीज से मिल जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक जो है रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज से मिलेगा -0.76, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपसे पूछा जाए तो माइनस को पॉजिटिव कर देंगे तो +0.76, ये आपको सीरीज से मिल जाएगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका कितना मिल जाएगा, +0.76, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आपको इस सीरीज से मिल जाएगा, आया +0.34 वोल्ट्स। तो कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आ गई +0.34 वोल्ट्स, और जिंक के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की भी वैल्यू प्लस में आएगी 0.76 वोल्ट्स। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये नेट रिएक्शन आ जाएगा, और इसका जो सेल पोटेंशियल आएगा वो आएगा +1.0 वोल्ट्स। इस सेल पोटेंशियल का पॉजिटिव आना इस बात का सबूत है कि ये रिएक्शन फिजिबल होगा, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली प्रोसीड करेगा, क्योंकि जिंक have tendency to lose electron and copper ion have tendency to gain electron। ये नेचुरल प्रोसेस होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, और ये रिएक्शन पॉसिबल है। जबकि इसके ऑपोजिट अगर मैं ये कहूं कि जो है कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करे और जिंक इलेक्ट्रॉन गेन करे, कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करे और जिंक गेन करे, तो ये इसके ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसका पोटेंशियल आ रहा है +0.34। अगर मैं कहूँ कॉपर लूज करे तो इसका पोटेंशियल प्लस की बजाय क्या हो जाएगा, -0.34, क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल था और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। इसी तरह अगर जिंक इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उसका पोटेंशियल लूज करने का तो +0.76 था, लेकिन गेन करने का उसका पोटेंशियल कितना होगा, जो है वो -0.76। इसका मतलब ये इस रिएक्शन के ऑपोजिट है। आपको याद होगा हमने एक रिएक्शन पढ़ा था रिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल, तो ये समझिए ऑपोजिट कर दिया हमने, गैल्वेनिक सेल के ऑपोजिट कर दिया कि कॉपर लूज करे और जिंक गेन करे, तो इनके पोटेंशियल की वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से -0.34 आती है और इसकी -0.76 आती है, और इन दोनों को अगर हम जमा करें, नेट रिएक्शन निकालें, तो इसका सेल पोटेंशियल -1.10 वोल्ट आ रहा है। तो ऐसा रिएक्शन, ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ का सम माइनस में आ जाए, तो समझ लें ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली पॉसिबल नहीं है। गैल्वेनिक सेल की तरह नहीं होगा, हाँ इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बाय मींस ऑफ बैटरी इसको कर सकते हैं जबरदस्ती, अदरवाइज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो इससे पता चल गया अगर सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आ जाए तो वो रिडॉक्स रिएक्शन फिजिबल होगा, और अगर सेल पोटेंशियल नेगेटिव आ जाए तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। अगर आपको दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान ये पूछा जाए कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा गेन करेगा, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख के बता सकेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड एप्लीकेशन। अब हम सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज और ईएमएफ ऑफ द सेल। तो देखें
हमारे पास हमने डिस्कस किया था कि जब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता था तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोड पे पहले इकट्ठे होते थे, वो इलेक्ट्रॉन फिर एक्सटर्नल सर्किट से मूव करके जाते थे और कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर, और कॉपर आयन फिर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता था। तो ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, जिससे करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जिससे हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, तो ये बेसिकली वोल्टेज या ईएमएफ जो वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। जैसे हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले आया था कि जो कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका पोटेंशियल 0.34 वोल्ट्स है, इसका 0.76 वोल्ट्स है। इन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को हम जब जमा करते हैं तो हमारे पास ई नॉट सेल आ जाता है। जो भी हमने पहली एप्लीकेशन की है समझ लें, दूसरी एप्लीकेशन भी कि जो ऑलमोस्ट चीज़ें वही हैं, जो याद करने वाली नई चीज़ कोई नहीं है। मिसाल के तौर पे अभी हमने जो फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल एक्शन वाली एप्लीकेशन की है उसमें भी हमने ये लिखा था, ये भी लिखा था, सेल पोटेंशियल हमने कहा था पॉजिटिव आ जाए तो वो रिएक्शन फिजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी सेल पोटेंशियल को हमने सेकंड पॉइंट में कह दिया है। ये जो सेल पोटेंशियल आया कैसे आया, इन दोनों को जमा करके आया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल को जमा किया तो ये सेल पोटेंशियल आ गया। तो सेल पोटेंशियल हमने पहले भी किया है, अब उसकी हेडिंग नहीं बन गई है, इसको समझ लें, इसको याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पहले पॉइंट को ही 90% वही है, 10% कोई नई बात है। वो क्या कि ईएमएफ की टर्म यहाँ पे नहीं आ गई है, इसी सेल पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ। ईएमएफ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने वाली फोर्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है जिंक इलेक्ट्रोड से निकलकर कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन की ड्राइविंग फोर्स है उसको हम कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने वाली फोर्स। ये जो सेल पोटेंशियल होता है यही ईएमएफ कहलाता है। यही वो पोटेंशियल है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एनोड से जो कैथोड की तरफ मूव करता है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ प्लस रिडक्शन हाफ दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास सेल पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ये जो आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन की, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेट ऑक्सीडाइज्ड आर रिड्यूस्ड। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख के आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, या आपको 4 ऑप्शन दे दी जाएं ABCD की फॉर्म में और आपसे पूछा जाए कौन सा एटम जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है, कौन जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, कौन जल्दी रिड्यूस होगा। तो उसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मैंने एक स्केच बनाया हुआ है। लिथियम आपको पता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम, लेकिन मैंने आपको साथ ये भी बताया था इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। इसी तरह जिंक 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब में शिफ्ट करें तो ये प्लस हो जाएगा। इस तरह हाइड्रोजन यहाँ पे 0 इसका लेते हैं हम, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल तो पॉजिटिव है लेकिन इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव में चला जाएगा। फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है लेकिन इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम है। पहले ये बात थोड़ी सी हम रिवाइज कर लेते हैं। जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है इसका मतलब है ये गेन करना इसके लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन लूज करना सबसे आसान है। यानी कि इसको मैं इस तरह बताता हूं आपको, अगर मैं ये कहूं कि 12 टीम्स की रैंकिंग है और फ्लोरीन टॉप पे है या ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है, तो इसका मतलब है मैच के जीतने के चांस ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा अगर पहले नंबर पे है, सबसे अच्छी टीम है, और हारने के चांस सबसे कम होंगे। इसी तरह यूएई सबसे लास्ट नंबर पे टीम है कोई, तो यूएई के जीतने के चांस सबसे कम। ये आप समझ लो यूएई की टीम है, इसके जीतने का मतलब गेन करने, इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब जीतना, माइनस में इसकी वैल्यू आ रहे हैं पॉइंट्स, तो इसका मतलब है जीतने के तो इसके माइनस में है लेकिन हारने में सबसे पहले हारेगी, मतलब इसका लूज करने का पोटेंशियल। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं रिएक्शन को, तो ये वैल्यू जो मैंने लिखी है पॉजिटिव या नेगेटिव, ये वाली जो ब्लू में लिखी है ये रिवर्स रिएक्शन की बारे में होगा। यानी कि अगर ये लूज करे तो, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका है, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल इसका सबसे कम है। क्या मतलब कि लिथियम सबसे मुश्किल रिड्यूस होता है लेकिन सबसे आसानी से ऑक्सीडाइज होता है। यानी कि पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा आसानी से ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, जिसका पोटेंशियल सबसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, वो प्लस 3.04 है लिथियम का। तो लिथियम जो है इलेक्ट्रोड सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखने की वजह से सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, और सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज जो सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होगा तो कहेगा इलेक्ट्रॉन मैंने जल्दी लूज कर दिए हैं, अगले को कहेगा तुम गेन करो, तो अगले को गेन करने पे मजबूर करेगा, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये बात याद रखनी है। यानी कि
अगर आपको जो है वो 4 स्पीशीज ऐसी दे दी जाए और पूछा जाए इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो देखिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, या जो सीरीज में सबसे ऊपर है, या जितना ऊपर है, जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले, वैसे याद रखें हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि उनका रिडक्शन पोटेंशियल तो नेगेटिव होता है लेकिन उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। ये बात याद रखनी है आपने। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो इलेक्ट्रोड्स हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उनकी पोजीशन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। वो इलेक्ट्रोड जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ये मैं पहले लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो क्या बात समझ आई कि लिथियम के लूज करने की सलाहियत सबसे ज्यादा, गेन करने की सबसे कम। लूज करने की सबसे ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीडेशन में सबसे स्ट्रॉन्ग है, पहले करेगा। और एजेंट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जो खुद ऑक्सीडाइज होता है खुद दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो अगर आपके सामने लिथियम भी है और जिंक भी है तो लिथियम पहले ऑक्सीडाइज होगा, इसलिए सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इसके बरक्स ये फ्लोरीन है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है लेकिन इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम है। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नहीं, मतलब ये सबसे पहल करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करने में। जब ये सबसे पहले करेगा इसका मतलब इसकी रिडक्शन सबसे ज्यादा होगी, और जब इसकी रिडक्शन सबसे ज्यादा होगी तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये सिंपल सी बात है, जिसकी रिडक्शन सबसे ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इससे पता चला हाइड्रोजन से नीचे वाली जो इलेक्ट्रोड्स हैं जो सीरीज में मौजूद हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, उनकी गेन करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। जो गेन करने की सलाहियत जिसकी बहुत ज़्यादा हो उसकी रिडक्शन ज़्यादा होगी और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। तो ये एरो आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ जाएं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ताकत बढ़ रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो रिड्यूसिंग एजेंट की ताकत बढ़ रही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है तीसरे के बाद चौथा पॉइंट कि रिलेटिव केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। मेटल्स कौन सी मेटल्स हैं, किन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो इसमें ये जो पॉइंट हम समझेंगे, चौथा पॉइंट, पांचवा, छठा, ये तीनों पॉइंट समझने आपस में इंटरलिंक्ड होंगे। क्या पॉइंट, रिएक्टिविटी जब भी आपने किसी मेटल की बतानी है तो याद रखें उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी कि वो एलिमेंट्स जिनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा, जैसे लिथियम का हाई है, जिंक का हाई है, सोडियम का हाई है, पोटेशियम का हाई है, कैल्शियम का हाई है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का क्या मतलब है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रिडक्शन पोटेंशियल के। यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो हैं इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है और हाइड्रोजन से नीचे वालों का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होंगी या रिएक्टिव स्पीशीज होंगी, क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और उनका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में होता है, बहुत कम होता है। तो ये भी आप कह सकते हैं वो एलिमेंट्स या वो इलेक्ट्रोड्स जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाईली नेगेटिव हो वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे, या जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईली पॉजिटिव हो वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। तो कहता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आर हाईली रिएक्टिव, क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काफी हाई होता है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि मैंने बताया था रिडक्शन पोटेंशियल अगर बहुत ज्यादा हो तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, और ये हाइड्रोजन से नीचे पाए जाते हैं। कैडमियम, निकल, टिन, लेड, ये मैंने आपको याद कराया था, कैंडी नहीं सलांटी लाओ, ये हाइड्रोजन से बिल्कुल ऊपर वाले हैं। तो इन चारों का जो ये जो वेरी क्लोज टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर भी कैटेगरी है, जो सबसे ऊपर है उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा, रिएक्टिविटी ज्यादा। जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के करीब है, बाउंड्री पे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के, जैसे कैडमियम, निकल, टिन, लेड, इनका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल थोड़ा कम होता है, जिस वजह से ये आसानी, इनकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है। इसकी मिसाल क्या है कि जब सोडियम का वाटर से रिएक्ट करवाते हैं आम कंडीशन में, तो सोडियम यहाँ से हाइड्रोजन को लिबरेट करती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देती है, जबकि कैडमियम, निकल, टिन, लेड ये लेस रिएक्टिव है, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसका जब स्टीम से रिएक्ट करवाएंगे निकल का, टिन का, कैडमियम का, तो वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो वो हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करेंगे। इवन आप उसको स्टीम में कन्वर्ट कर दे, वाटर को, हाई टेम्परेचर स्टीम का होता है, स्टीम के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे निकल, कैडमियम, टिन और लेड का, तब जाके कुछ हाइड्रोजन जो है वो लिबरेट होगी। तो क्या लिखा है,
कैडमियम निकल टिन लेड वेरी क्लोज टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिएक्ट वेरी स्लो विद स्टीम टू लिबरेट हाइड्रोजन। जबकि सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम ये वाटर के साथ नॉर्मल कंडीशन पे भी हाइड्रोजन लिबरेट कर देती हैं, जबकि ये रिएक्ट तो करती हैं लेकिन स्टीम के साथ भी और बहुत कम हाइड्रोजन लिबरेट करती हैं। तो ये बात भी क्लियर हो गई। उसके बाद हमारे पास जो हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं वो लेस एक्टिव होंगे, मैं बताया लीस्ट एक्टिव होंगे क्योंकि उनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है और उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखिए नेगेटिव में आ रहा है। तो ये भी आप बता सकते हैं। पांचवा पॉइंट जो कि पांचवे से पहले जो है, पांचवा पॉइंट जो है हमारे पास चौथे के बाद, ये रीजन सारी इसमें भी आएंगे। ये क्या है? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, यानी डाइल्यूट एसिड है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, इनके साथ कौन से एलिमेंट्स ज्यादा रिएक्ट करेंगे? तो वही बात, वो जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिनका ज्यादा है, कौन से? जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं। ठीक है, तो देखिए गोल्ड है, इसका HCl से रिएक्शन करें, गोल्ड कहां पाया जाता है? बिल्कुल नीचे, फ्लोरीन के बिल्कुल ऊपर गोल्ड पाया जाता है। तो इसका चूंकि रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका बहुत कम होगा, जिस वजह से हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे तो गोल्ड इस हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस या रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो नो रिएक्शन। जबकि जिंक का जब HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक इस हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस करके जिंक क्लोराइड बना देगा। तो जिंक ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है और वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, हाइड्रोजन आयन वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल में पढ़ा था हमने, जब जिंक के साथ कनेक्ट किया था, तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करने में पहल करता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। जब गोल्ड के साथ करते हैं तो गोल्ड कहता है, हाइड्रोजन कहता है मैं यहाँ से जा सकता हूँ अगर तुम इलेक्ट्रॉन दो। गोल्ड ने कहा मेरी टेंडेंसी तो गेन करने की तुमसे ज्यादा है तो मैं तो गेन करूंगी, मैंने लूज नहीं करने। तो हाइड्रोजन कहेगा फिर मैंने भी नहीं जाना, तो हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस नहीं होगा। तो क्या है? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड का क्या मतलब है? कि वो एलिमेंट्स, वो मेटल्स जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ऊपर की तरफ है, हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ है, उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, वो डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को लिबरेट करेंगे। और जो हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं, जैसे गोल्ड है, जैसे और भी एलिमेंट्स हैं, मरकरी है, सिल्वर है, तो वो इसको हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी पे बेस करता है। ठीक हो गया? जैसे पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट समझने सेम थे, तीसरा डिफरेंट था, चौथा, पांचवा और छठा ये तीनों सिमेट्री में है। एक ही रीजन इसमें है और ये छठे पॉइंट में भी यही रीजन है। छठा पॉइंट क्या कहता है? एक मेटल दूसरी मेटल आयन को डिस्प्लेस कर सकती है सोल्यूशन में से या नहीं, ये आप सीरीज से देख के बताएं। आप देखें, अब जिंक है, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है ब्लू, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन क्या होता है? ब्लू कलर का। अब इसमें मैंने जिंक इलेक्ट्रोड डिप कर दिया, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ब्लू कलर फेंट होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्या वजह है? कि जिंक आएगा, इस कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अभी हमने जो पहला रिएक्शन पढ़ा था कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कॉपर कहेगा ठीक है, देखिए ये जिंक का +2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं ये वाला रिएक्शन आपने करना है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि इसका लूज करने का पोटेंशियल +0.76 है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जिंक आयन बना देगा, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? कॉपर, उसका गेन करने का पोटेंशियल +3.34 है। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके सॉलिड बना देगा, तो जिंक सल्फेट बनता जाएगा और कॉपर सॉलिड बनता जाएगा। तो कॉपर सॉलिड बनेगा जब, तो कॉपर आयन सोल्यूशन में से कम होते जाएंगे और सोल्यूशन का ब्लू कलर कॉपर आयन की वजह से है। तो कॉपर आयन का जो कलर है, वो कॉपर जो सोल्यूशन का कलर ब्लू है वो लाइट होता जाएगा, एक वक्त आएगा कि सारा ब्लू कलर डिसअपीयर हो जाएगा। ये इस बात का सबूत है कि जिंक ने इस कॉपर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह खुद ले ली है और उसको एटम में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि खुद ऑक्सीडाइज हो गया और इसको रिड्यूस कर दिया। ये खुद ऑक्सीडाइज होने का मतलब जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। ये क्यों हुआ? क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, कॉपर नीचे है, जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है। तो पॉइंट क्या समझना हमने? जो सीरीज में ऊपर मौजूद होगा वो नीचे वाले को किसी सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है। यहां भी ऐसा ही हुआ, देखें जरा, ये गोल्ड नीचे था, हाइड्रोजन ऊपर था, तो गोल्ड इस हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सका। जिंक ऊपर था, H नीचे था, देखें H दरमियान में आ रहा, जिंक ऊपर है, तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लेगा, हाइड्रोजन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सेम यहाँ पे आए, हम दोबारा किया, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया और उसमें कॉपर रॉड रख दिया। जिंक सल्फेट का सोल्यूशन कलरलेस होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता।
अगर कॉपर भी इसको डिस्प्लेस करता तो कॉपर एटम से आयन बनता और सॉल्यूशन का कलर थोड़ी देर बाद आहिस्ता आहिस्ता ब्लू हो जाना चाहिए था, लेकिन हमने काफ़ी देर बाद देखा कि उसके कलर में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब कॉपर एटम एटम ही रहे, वो आयन में कन्वर्ट नहीं हुए। इसका मतलब कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किए, जिंक ने गेन नहीं किए, इसने इसको डिस्प्लेस ही नहीं किया। तो इसका मतलब नो डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट कब होगी, एक आइटम दूसरे आयन सॉल्यूशन में से कैसे कब डिस्प्लेस करेगा, जब वो पहले आ रहा होगा। जिंक पहले आ रहा था, कॉपर बाद में, ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है। जिंक कॉपर बाद में आ रहा है, जिंक पहले से मौजूद है, तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये चीजें आपको सारे कैसे बताएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखने के बाद। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हमने आज डिस्कस की हैं। पहली दो एप्लीकेशंस में बहुत ही सिंपल था, फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बताना है आपने, डॉक्स रिएक्शन होगा या नहीं होगा। अगर सेल पोटेंशियल ऑक्सीडेशन रिडक्शन को जमा करें, अगर पॉजिटिव आंसर आ जाए तो रिएक्शन फिजिबल होगा, नेगेटिव आ जाए तो नहीं होगा। दूसरा पॉइंट पहले वाला ही था कि ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेंशियल और रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल दोनों को जमा करें तो वो हमारे पास आ जाता है वोल्टेज, या उसको हम ईएमएफ कहते हैं। वो ईएमएफ के मतलब इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने वाली फोर्स, करंट को प्रोड्यूस करने वाली फोर्स, वो क्या है, पोटेंशियल को ही, सेल पोटेंशियल को ही कहते हैं। उसके बाद फिर हम तीसरा बड़ा पॉइंट कि कौन से एटम ऑक्सीडाइज जल्दी होंगे, तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जल्दी ऑक्सीडाइज होंगे, हाइड्रोजन से नीचे वाले जल्दी रिड्यूस होंगे, हाइड्रोजन से ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, हाइड्रोजन से नीचे वाले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। फिर हमने पढ़ा कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, जो आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम। और वो किन का ज्यादा होता है, जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव, हाइड्रोजन से नीचे वाले लीस्ट रिएक्टिव। इसी तरह चौथे पॉइंट में कि डाइल्यूट एसिड के साथ कौन से इलेक्ट्रोड सेट करेंगे, वही बात, जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा या जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम। तो जिंक कर सकता है, गोल्ड नहीं करेगा इसको डिस्प्लेस। सेम इसी तरह पांचवा, अब ये तीनों पॉइंट सेम है, चौथा पांचवा छठा, कि एक मेटल दूसरे मेटल के आयन के सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर सकती है कि नहीं कर सकती, वो उसी सूरत में कर सकती है जो पहले आ रही होगी बाद वाली को, बाद वाली पहले को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था, हमने इसको कंप्लीट किया। इसमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तक हमने कर लिया है, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।